हेलो एवरीवन। 10 नवंबर को दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ, आज हम लोग उसके मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट्स, वाइट कॉलर मॉड्यूल और प्रॉक्सी नेटवर्क्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो जितने भी परपिट्रेटर्स थे, उस इंसिडेंट के बाद अमित शाह ने एक्ट ऑफ वॉर का ऐलान कर दिया। ये इंडिया के लिए एक एक्ट ऑफ वॉर ही हुआ। एक बार अगर इसका कनेक्शन टेररिज्म से अगर निकल आता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। इसमें मल्टीपल डायमेंशन सामने आ रहे हैं, जैसे वाइट कॉलर मॉड्यूल, 0.5 फ्रंट। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें तुर्की का लिंक आ रहा है, पाक का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, दुबई के बहुत सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से थी। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो ये जो स्टार्ट हो रहा है, इसका जो स्टार्टिंग है, ये होता है फरीदाबाद से। तो फरीदाबाद में जब 2900 केजी का जो ये एक्सप्लोसिव मिलता है, और ये जो एक्सप्लोसिव है इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो इतने सारे एक्सप्लोसिव्स का यूज किया जा रहा था, ये किया ही जा रहा था यूज फॉर मल्टीपल अटैक्स के लिए। इंडिया में एक स्पेसिफिक टारगेट किया जा रहा था, इंडियन टेरिटरी को, और ये मल्टीपल अटैक्स की तैयारी थी। तो ये अटैक फेल हो गया, और इसका लिंक जो है पुलवामा से निकल करके आता है। तो एक डेस्परेशन स्ट्राइक था दिल्ली में, जो 10 नवंबर को जो स्ट्राइक था, ये जो 10 नवंबर का जो स्ट्राइक था, वो एक डेस्परेशन स्ट्राइक था, या फिर हम उसे कह सकते हैं एक फेल्ड स्ट्राइक था, जो हमें देखने को मिलता है। तो इसका किस तरह से लिंक तुर्की से है, और इसमें किस तरह से जो मल्टीपल डायमेंशंस में बहुत सारे रेडिकलाइज्ड मूवमेंट और एक रेडिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो बहुत सारे डायमेंशंस इसमें पुल करके आ रहे हैं। सबसे पहले जो ये कुछ डेटा है, इन डेटास को हम अगर एक बार देख लें तो हुआ क्या था। यहाँ पर 2900 आईईडी मिला। ये आईईडी मटेरियल मिला। ये आईईडी होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये मिला, जो जितने भी जो लोग मिले हैं, जो पकड़े गए हैं, उनसे मिला, ये सारी चीजें मिली है। एक चाइनीज स्टार पिस्टल मिला है, बेरेटा पिस्टल मिला है, AK-56 राइफल मिला है। तो ये सारी चीजें हमें मिली है स्लीपर सेल से, ऑब्वियसली वहीं से मिली है। और ये सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे, ये हमें पता ही है। इसमें जो है 360 केजी का RDX मिला है, जिसको रॉयल डिमोल्यूशन एक्सप्लोसिव्स कहते हैं, ये मिला है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अमोनियम नाइट्रेट मिला है, जो कि मल्टीपल अटैक्स कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। और एक और ज़्यादा जो एक केमिकल मिला है, इसको राइसिन कहते हैं। ये साइनाइड से बहुत मल्टीपल टाइम्स जो है ये लीथल होता है, हार्मफुल होता है, ये भी मिला है। तो ये जो किया जा रहा था, ये क्यों किया जा रहा था, इसका पीछे का, और इंडिया को हाई अलर्ट भी रखा गया था। 2900 kg explosives were recovered in JNK। JNK में भी इतने एक्सप्लोसिव्स को रिकवर किया गया था। तो ये जैसे मोहम्मद की जो ये जो टेररिस्ट थे, इनको अरेस्ट किया गया दिल्ली में। तो ये सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो रेडिकलाइज्ड मूवमेंट ये जो चल रहा है, तो इंडिया में रेडिकलाइजेशन के लिए जो पाकिस्तान है, उसको ट्रांस नेशनल जिहादी ग्रुप्स की जरूरत होती है, जो कि गजवाए हिंद या अलकायदा से कनेक्ट होकर के
इंडिया में एक स्पेसिफिक टारगेट करता है और इसमें इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा था वाइट कॉलर इकोसिस्टम का फॉर दिस रेडिकलाइजेशन। जिनको फंडिंग मिलती है, जिनको फंडिंग मिलती है क्रिप्टो से, क्रिप्टो से फंडिंग मिलती है, हवाला से फंडिंग मिलती है, और कौन इनको फंडिंग करता है? जैसे मोहम्मद, आईएसआई, ये लोग सब मिल करके फंडिंग करते हैं। तो तुर्की का लिंक इसमें इस तरह से था कि तुर्की जो है वो एंटी इंडिया हब क्रिएट कर रहा है। तुर्की एंटी इंडिया हब क्रिएट कर रहा था। कैसे? वो एक आइडियोलॉजिकल बेस क्रिएट कर रहा था, इंडिया के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर रहा था। सबसे पहले वो क्या कर रहा था? एक आइडियोलॉजिकल हब क्रिएट कर रहा था, इंडिया के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहा था और एक एंटी इंडिया नैरेटिव को सेट कर रहा था तुर्की। और वो फाइनेंशियल इन्फ्लक्स करवा रहा था, फाइनेंशियल डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहा था, फाइनेंशियल फॉर्म में वो इन सारी चीजों को स्प्रेड कर रहा था। फिर वो क्या कर रहा था? वो लॉजिस्टिक बैकिंग भी कर रहा था। तो लॉजिस्टिकल बैकिंग जो है ये भी वो करता हुआ दिखा है। तो जो फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में जो नबी और जो मुजम्मल जितने भी लोग जो पकड़े गए वो तुर्की जाते हैं और वहां से वो सारी चीजों को ऑपरेट करते हैं और उनका जो कनेक्शन है वो रेडिकल नेटवर्क्स के साथ जो मिला है, कोऑर्डिनेशन उनका पाकिस्तान के साथ था। तो जो पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर आउटफिट्स थे उनके साथ उनका कनेक्शन मिलने देखने को मिला है। तो इसमें बात ये थी कि जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनके हैंडलर्स जो है एक जगह पे नहीं थे। पहले एक जगह होते थे, पाक में होते थे, लेकिन अब वो एक जगह नहीं है, वो मल्टीपल जगह पाए गए हैं। वो दुबई में हो सकते हैं, वो तुर्की में हो सकते हैं, वो बांग्लादेश से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो देखने को मिली है। लेकिन इसमें हुआ ये कि यूपी के जो एंटी टेरर स्क्वाड था उसने फरहान सिद्दीकी जो को फाउंडर था इस्तांबुल इंटरनेशनल का, जिसने पब्लिश किया था एंटी इंडिया हेट लिटरेचर। मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ कि यूपी एंटी स्क्वाड, यूपी एंटी स्क्वाड ने एक टेररिस्ट को अरेस्ट किया था, नबी सिद्दीकी। तो ये जो नबी सिद्दीकी था ये को फाउंडर था इस्तांबुल इंटरनेशनल का, जिसने पब्लिश किया था एंटी इंडिया हेट, जिसके लिए से 11 करोड़ रुपए मिले थे, जो इसे दे रहा था तुर्की और जर्मनी। और इस पैसे से इसने लैंड खरीदा पंजाब के अमरोहा में। इस पैसे से इसने अमरोहा में, पंजाब के अमरोहा में लैंड परचेस किया। क्यों किया? ताकि वो एक आइडियोलॉजिकल बेस को सेट कर सके फॉर रेडिकलाइजेशन। तो तुर्की अल्टीमेटली करना क्या चाह रहा है? वो इंडिया के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश करना चाह रहा है टू प्रोपेगेट एंटी इंडिया नैरेटिव। तो अल्टीमेटली उसका जो मेन एम है वो ये है कि एंटी इंडिया नैरेटिव को सेट कर सके, और इसके लिए उसने वाइट कॉलर इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया फॉर रेडिकलाइजेशन, और ये वो कर रहा था। तो ये सारी चीजें जो है कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट था वो एक टेरर लिंक्ड इसमें इन्वॉल्व था। इसे जो है इंश्योर भी किया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है सीसीएस की जो बैठक हुई थी उसमें ये फाइनलाइज किया गया था। सीसीएस को जो हेड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो उन्होंने जो सीसीएस जो होता है ये अल्टीमेट कंप्लीटली डेडिकेटेड होता है नेशनल सिक्योरिटी पर, डिफेंस के ऊपर कंप्लीटली डेडिकेटेड होता है। तो ये मीटिंग हुई थी, हाई लेवल मीटिंग हुई थी, और वहां से ये फाइनलाइज होकर के आया था कि ये इन सारी चीजों का जो कनेक्शन है वो टेररिज्म के साथ है, और वहीं से वो फंड हुआ है। तो इसमें जो एक चीज और निकल के आती है वो आता है वो आता है तुर्की, और तुर्की के साथ जो चीज आ रही है वो आ रहा है 0.5 फ्रंट। तो ये जितने भी परपिट्रेटर्स थे, ये सारे परपिट्रेटर्स जो है अटैक से पहले
तुर्कीये जाते हैं, और ये जो तुर्कीये जाते हैं वहां पर इनके जो हैंडलर्स होते हैं, ये हैंडलर्स उनको वहीं से ऑपरेट करते हैं। ये तुर्की भी जाते हैं और वो दुबई भी जाते हैं। वो दुबई भी जाते हुए दिखे हैं, तुर्की भी जाते दिखे अटैक से पहले, और वहां पर वो सारी मीटिंग्स को फाइनलाइज करते हैं, इंगेज करते हैं और एक रोड मैप क्रिएट करते हैं। और उनके जो हैंडलर्स जो थे, जो उनको ऑपरेट कर रहे थे, वो यहाँ से तुर्की से कर रहे थे, दुबई से कर रहे थे, बांग्लादेश से भी ऑपरेट कर रहे थे, पाकिस्तान से भी ऑपरेट कर रहे थे। तो ये इनके मल्टीपल हैंडलर्स जो हर जगह जो फैले हुए हैं, इस तरह से देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर ये जो 0.5 फ्रंट है, ये क्या है? ये एक तरह का नया इशू क्रिएट किया जा रहा है, जो अजीत डोभाल ने भी इस इशू के बारे में पहले भी बात कही थी, कि ये जो है एक, जो लोग होते हैं वो इंटरनल थ्रेट्स को प्रोपेगेट करते हैं, एक प्रोपेगेंडा पेडलर्स समझने कह सकते हैं। इसे मैं अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो 0.5 फ्रंट है, 0.5 फ्रंट, तो 0.5 फ्रंट जो है ये बेसिकली प्रोपेगेंडा पेडलर्स होते हैं। प्रोपेगेंडा पेडलर्स होते हैं ये फेक इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं लोगों के बीच, और इन स्टेप एक तरह का जो है एंटी इंडिया नैरेटिव को सेट करने में ये मदद करते हैं। तो 0.5 फ्रंट का बेसिकली जो मतलब होता है वो यही होता है कि जो इंटरनल थ्रेट्स जो होते हैं उसको ये लोग स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोपेगेंडा पेडलर्स हो गए, और इन ये हो सकते हैं सो कॉल्ड एक्टिविस्ट भी इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, जो इंटरनल थ्रेट्स को क्रिएट कर रहे हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है अर्बन नक्सल्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो अनरेस्ट को प्रोपेगेट करे कि अनरेस्ट क्रिएट किया जाए। तो रेडिकल एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा इसमें जो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, रेडिकल एलिमेंट्स का, जो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे इंस्टीट्यूशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो एक प्योरिटी है उसको सेबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिलायबिलिटी है उसको सेबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 0.5 फ्रंट है। तो ये 0.5 फ्रंट का मतलब ही ये हुआ कि इंटरनल थ्रेट्स जो इंडिया में क्रिएट हो रहा है। तो अब बात ये है कि जितने भी जो परपिट्रेटर्स जो इन्वॉल्व थे दिल्ली ब्लास्ट में, इन लोगों ने, तो इनके जो मल्टीपल जो हैंडलर्स होते थे वो हमने देखा कि किस तरह से वो तुर्की में थे, वो दुबई में थे, या फिर वो पाक में थे। इन लोगों को ट्रांसनेशनल लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ट्रांसनेशनल जिहादी ग्रुप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो ट्रांसनेशनल जिहादी ग्रुप्स होते हैं, इनका जो लिंक होता है वो अलकायदा के साथ होता है, और जो कि मिल करके एक स्पेसिफिक टेरिटरी में टारगेट करते आए हैं। और क्योंकि इन लोगों, ये जो टारगेट्स हम लोग, जो एक स्पोरेडिक जो टारगेट्स हम लोगों ने देखा है, वो पिछले 6 सालों में पिछले 25 सालों में जो है 6,000 से ज़्यादा अटैक्स इंडिया पर हो चुके हैं। तो इन सारे लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और अभी जैसे जैसे ये चीज़ें आगे डिकोड हो रही है, खुल रही हैं, इसमें टीआरएफ का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है इसका भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। तो जब ये चीज़ें होती है तो इसमें जो एजेंसीज होती है उसका रोल क्या होता है? सबसे पहले जो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होता है वो लोकल पुलिस का होता है। लोकल पुलिस वहाँ पर सबसे पहले पहुँचती है और एक्ट करती है, और इंश्योर करती है कि जितने भी वहाँ पर जो एविडेंसेस है उसको कोई टेम्पर ना कर सके। तो ये इंश्योरिटी जो है वो लोकल पुलिस की होती है। उसके बाद जिसमें डिप्लॉय किया जाता है एनएसजी को, अगर टेरर लिंक उसमें देखने को मिलता है तो एनएसजी को डिप्लॉय किया जाता है। फिर एनआईए आती है, और एनआईए जो है फॉरेंसिक हेल्प से, और फॉरेंसिक हेल्प की मदद लेती है और वो कोऑर्डिनेट करती है आगे आईबी के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ वो कोऑर्डिनेट करती है। और ये लोग सब मिल करके, जितने भी ये जो एजेंसीज है, ये सारे लोग मिल करके इंटरसेप्ट करते हैं और इंटेरोगेट करते हैं। ये लोग सब मिल करके इंटरसेप्ट करते हैं और इंटेरोगेट करने की कोशिश करते हैं कि इसका लिंक जो है कहाँ तक है। तो हमने देखा, और इन सारी चीज़ों में जो यूज़ किया गया था बॉर्डर, वो नेपाल बॉर्डर भी यूज़ किया गया था, बांग्लादेश
बॉर्डर भी यूज किया गया था, और पहले जो है म्यांमार का बॉर्डर यूज किया जाता था। नेपाल बॉर्डर यूज करने का सबसे बड़ा जो रीजन है, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में 21 चेक पोस्ट है, और ये एक ओपन बॉर्डर बाउंड्री के रूप में देखने को मिलता है नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है। तो अब जब ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, उसमें तुर्की के जो डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन सेंटर है, जब मीडिया ने उन्हें इन सारी बातों को बोला, क्लेम, तो तुर्की की तरफ से जो क्लेम आया है, जो काउंटर तुर्की ने जो अपने आप को जो काउंटर किया है, उसमें उसने सीधे सीधे तरह से इन सारी बातों को फॉल्स एलिगेशंस बताया है, और उसने बोला एक मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है हमारे खिलाफ, और ये तुर्की का इसमें किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक, लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, और इसमें ये सारी चीज़ें अभी और आगे चल रही है। अब देखना है कि किस तरह से जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स है वो आगे किस तरह से इन्वॉल्व है।